राम बाबू के पीछे। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं? फ्रूट की रेडी लगाते हैं। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पे दीदी ने बुलाए थे, दीदी ने पढ़ाने के लिए बुलाए थे। पढ़ते हैं यहाँ पर? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। नहीं, क्या जरूरत पड़ी? मम्मा गुजर गई इसलिए हम आ गए। हमारे साथ हैं आज अनु चीनिया जी, जो कि फाउंडर हैं भीख नहीं किताब दो संस्था की। मैं चूल्हे के पास ही बैठी, मैंने कहा आज तो मैं तभी जाऊंगी वापस जब आप हाँ बोलोगे। इस पार्टी से जुड़ जाइए, आपको ये पद दे देंगे। बधाई हो आपको बिटिया, इतनी बड़ी अखबार खबर लगी कि ये पागल हो गई है और इसके बाद तो मैं मत आओ। उनके लिए तो मैं उनकी दुश्मन हूँ। हाँ, मैं वही कहूँ, आपने सब कुछ छीन लिया उनका। जैसे ही मुझे देखते थे मुझे गाली निकालते थे। अगले ही दिन मैं उन बच्चों के लिए ना यूनिफॉर्म और स्कूल बैग लेके गई। पत्थर उठा लेते थे तो उसने मुझे माँ कहना शुरू किया, बोलना शुरू किया। वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बिटिया की शादी करेंगे। अचानक से बिटिया ने कहा कि नहीं, मैं तो झुग्गियों में जाऊंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी और स्कूल लेके जाऊंगी। ये एस्पेक्ट को कैसे आपने हैंडल किया? अच्छा नहीं लगता, झुग्गियों में ऐसे लोग होते हैं, वो नशेड़ी होते हैं, वो कुछ बोल देंगे, कोई ऐसी घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार है। तो उस समय तो ऐसा था कि मेरा आना जाना बंद हो गया था झुग्गियों में। पूरे प्रतिबंध लग गए थे फिल्मों की तरह, गेट बाहर से कुंडी लगा दी है। दोस्तों, बड़ा आसान है किताबों में महान लोगों की जीवनी पढ़ना, घर के ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर उन्हें डिस्कस करना, भाषण देना लोगों को महान लोगों के बारे में। और बहुत ही मुश्किल है बड़े लोगों के, महान लोगों के नक्शे कदम पर एक दिन बिताना या जिंदगी बिताने की सोचना। यूं तो काल के हर एक खंड में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो एग्जाम्पल बने हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज के लिए खास होता है। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हम न सिर्फ उस काल में जी रहे हैं, बल्कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाया है। हमारे साथ हैं आज अनु चीनिया जी, जो कि फाउंडर हैं भीख नहीं किताब दो संस्था की। मैं हूं आनंद, स्वागत करता हूं आपका अनकंडीशनल बाय आनंद के एक नए एपिसोड में। अनु जी, स्वागत है आपका। करीब करीब 5000 बच्चों को आप स्कूल भेज चुके हैं जी। ये सफर कैसे शुरू हुआ? तो किसी भी सफर की शुरुआत तो किसी एक घटना से या कोई भी एक ऐसा कुछ कोई परिस्थिति रही होगी, वहीं से हम लोग देखते हैं कि शुरुआत होती है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तो हिसार आते जाते बस स्टैंड पे मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते थे जो भीख मांगते थे, लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। तो जब भी उनको हाथ फैलाता हुआ देखती थी मैं, तो हमेशा मन में ये ख्याल आता था कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहीं से जैसे ही कॉलेज पास आउट हुई, मेरी जॉब लगी थी। जॉब लगने के बाद में मेरा वहाँ पे जाना बंद हो गया था जहाँ वो बच्चे मुझे मिलते थे। तो एक कमी सी लग रही थी और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कोर्स है उसके लिए अप्लाई करती हूँ और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। वो जैसे ही वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, फिर रूटीन मेरा वैसे ही बन गया कि अब फिर इन बच्चों से मिल पा रही हूँ। और उनमें से एक बच्चे का जिसका नाम मिठू मैंने ही रखा था, बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं देख सकती, मेरे 5 बच्चे हैं और ये बच्चे और हम लोग मिलके भीख मांगते हैं, तब हमारे परिवार का गुजारा चलता है। फिर मन में ये आया कि इनके घर जाके बात करते हैं, क्योंकि वो वहां से तो भाग जाते थे, मुझे देखते ही उसकी माँ उनको ले जाती थी। तो मैं एक दिन भाई के साथ गई, तो जिस दिन गए हम लोग, वो लोग मिले नहीं हमें। और अगले दिन फिर सोचा कि थोड़ा जल्दी चलते हैं, तो सुबह सुबह हम गए। तो वो मिले और उनसे बात की, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल ऐसे रूड हमारे सब व्यवहार। एक दिन बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग स्कूल के पहले ही हम लोग गए, तो वो खाना बना रही थी चूल्हे के पास। मुझे याद है मैं चूल्हे के पास ही बैठी, मैंने कहा आज तो मैं तभी जाऊंगी वापस जब आप हाँ बोलोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं हाँ बोल दूंगी, लेकिन मुझे कोई काम दिला दो, कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं मेरे, तो मेरे घर का काम नहीं चलेगा, भूखे मर जाएंगे हम। और वहीं पास में ही बाग था,
अभी भी है वो बाग। तो वहाँ किसी से परिचय निकला, मेरे पिताजी के भी जानकार थे जो वहाँ जो ठेकेदार थे, तो उन्होंने उनसे बात की, जाके मिले उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो कोई अगर है ऐसा तो हम लोग काम देने के लिए तैयार है, वो माली का काम अगर कर सकती है तो वो आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम उनको 3000 रुपये दे दें। अगले ही दिन मैं उन बच्चों के लिए ना यूनिफॉर्म और स्कूल बैग लेके गई और उनको जाके खुद ही नहलाया, यूनिफॉर्म पहनाई और स्कूल के लिए रेडी किया। तो जब वो स्कूल के लिए रेडी हुए वो बच्चे, तब उनको उनका पहले का और बाद का जो लुक था उनका, तो उससे मन में ये हुआ कि मतलब सिर्फ स्कूल जाने के नाम पे इनके अंदर इतना बदलाव है। तो ये जब पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इनका जीवन कितना बदलेगा। और हम लोग उनकी उंगलियां पकड़ के स्कूल की तरफ लेके गए। स्कूल वालों को पता था और उन्होंने भी स्वागत किया। नहीं अनु जी, वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक घर की सबसे बड़ी बेटी और पापा गवर्नमेंट जॉब में, बेटी ने ग्रेजुएशन किया, जॉब लग गई, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं बिटिया की शादी करेंगे। अचानक से बिटिया ने कहा कि नहीं, मैं तो झुग्गियों में जाऊंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी और स्कूल लेके जाऊंगी। ये एस्पेक्ट को कैसे आपने हैंडल किया? ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उस समय तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे, मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि शुरुआत में तो उनको पता ही नहीं था कि मैं झुग्गियों में जाती हूँ और मेरे भाई को पता था। और जैसे अखबार के माध्यम से उनको पता लगा घर पे कि मतलब ये ऐसी झुग्गियों में जाके पढ़ा, और वो भी किसी ने बहुत गर्व महसूस करके फोन किया मेरे मामा जी ने मम्मी को कि बधाई हो आपको बिटिया की इतनी बड़ी अखबार खबर लगी। नन्ही परी की बड़ी सोच, ये मनोज कौशिक जिन्हें खबर लगाई थी। तो उन्होंने पहली खबर उन्होंने छापी थी और साथ में अशोक नंदा है जी, साथ में थे वो। तो उनके माध्यम से मम्मी को पता लगा, फिर पिताजी को पता लगा। तो उनको उस टाइम पर ये हुआ कि कोई बात नहीं, कभी चली गई होगी एक आधी बात, कोई बात नहीं, उन्होंने भी सहज लिया इस बात को। ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि मैं रूटीन में वहां पे जा रही हूँ। फिर मैंने उनको जैसे ही बताया कि मैं रेगुलर जाती हूँ वहाँ पढ़ाने के लिए, मेरी कंप्यूटर क्लास के बाद मैं वहां पे जाती हूँ, और फिर उनको ये लगा कि नहीं गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ है। अच्छा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, झुग्गियों में ऐसे लोग होते हैं, वो नशेड़ी होते हैं, वो कुछ बोल देंगे, कोई ऐसी घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार है। तो वो साथ में आस पड़ोस के लोगों ने फिर बोलना शुरू किया, फिर रिश्तेदार भी आ गए कि लड़की के लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ अलग करने की क्या जरूरत है, अच्छी नौकरी है, हाँ ठीक बात है, सही सेटल हो गई है, अब शादी कर दो इसकी। तो फिर शादी के लिए भी बड़ा प्रेशर उस समय आया था एक बार। अच्छा। हाँ, रिश्ता भी कर दिया था। और फिर वहां से भी जो जहाँ शादी हुई उन लोगों का भी था कि अपना जॉब करे और अपने घर संभाले। हाँ, हर एक कोई चाहता है ठीक है, बहू है या बेटी है, अपना घर का काम करे, नौकरी करे। बड़ा कुछ समय तो ऐसा था कि मेरा आना जाना बंद हो गया था झुग्गियों में, पूरे प्रतिबंध लग गए थे फिल्मों की तरह, गेट बाहर से कुंडी लगा दी है। उनका जितना उनका बस चला, उनको ये था कि बस स्कूल में जाए और घर पे कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। तो फिर धीरे धीरे जैसे मतलब मैं उदास रहने लगी, और उसके बाद मैंने ना ये हुआ कि मैं मेरे पापा से बात करती हूँ। वैसे उनसे बात करने में उस समय ये था कि क्या पता क्या बोलेंगे, कभी ऐसे बात की नहीं है इस बारे में। तो मैंने उनको बोला कि फोन किया मैंने, वो कोलकाता उनकी पोस्टिंग थी उस समय, और सामने होते तो हो सकता है मैं बात नहीं कर पाती उनसे। फोन पे मैंने उनको फोन पे बात की कि पापा मुझे आपसे बात करनी है, अगर आप बुरा ना माने तो बोले बताओ बेटा क्या बात है। तो उन्होंने बहुत आराम से सुना बात को, पूरी बात को। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है, और मैंने उनको बोला मैंने नौकरी भी नहीं करनी। तो सब बातें मुझे लगा एक साथ बोल देनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार सोच विचार करो, कभी ये ना हो कि 10 दिन बाद फिर यूँ कहे कि मुझे शादी करनी है, अभी शादी करनी है, या फिर नौकरी भी करनी है, तो या 6 महीने बाद। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो तो समय की बात है, आप अभी के लिए मुझे इन चीजों से मुक्ति दिला दो, फ्री कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है।
मैं सोचता हूँ अच्छा। और मैं विचार करके बताऊँ। मैंने मम्मी से बात की और रिश्तेदारियों में बात की, तो उन्होंने उन सब ने उनको बोला कि ये पागल हो गई है और इसकी बात तुम्हें मत आओ, और आप बड़े हो, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो, समाज में ऐसी चीजें नहीं चलती है। बेशक। तो फिर उन्होंने समझा बात को, मेरे पापा ने। कुछ समय लगा, लेकिन उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी शादी नहीं करनी है तो मत कर, जो अभी तेरा जो मन कर रहा है ना वो कर। ठीक है। और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उस समय। और फिर मैं जहाँ पे स्कूल में जहाँ मेरी जॉब थी, वहाँ प्रिंसिपल मैम जो थे कृष्णा पंघाल मैम, के साथ बड़ा लगाव है आज भी। तो उन मैम ने मुझे समझाया बुला करके। जब मैंने लेटर लिखा उनको, मतलब डिजाइन के लिए, तो उन्होंने मुझे बैठाया कि बिटिया अभी ये एक जुनून है आपके अंदर और ये थोड़े दिन बाद में उतर जाएगा। ये सरकारी नौकरी थी आपकी? ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, सरकारी के बराबर ही होता है ये। जी जी जी। और उसमें ये था कि परमानेंट होने के पूरा मतलब चांसेस अभी भी वो लोग है अभी जो जी जी। तो उन्होंने समझाया आपको? फिर उनकी अभी सैलरी भी बढ़ी है काफी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने समझाया कि आप साथ साथ करते रहो। मैंने उनसे यही कहा, मैम यहाँ पे नौकरी करने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग आ जाते, बहुत लोग हैं, लेकिन वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं। और वहां अगर समय नहीं दिया गया, ऐसे ही अगर मैं 1 घंटा वहां पे देती रही तो कुछ ना इधर की रहूंगी मैं ना उधर की, कुछ होगा ही नहीं। ना ये काम मैं ठीक से कर पाऊंगी ना वो। बच्चों के साथ मेरा शुरू से लगाव था। जो बच्चे थे, आज भी वो बच्चे आज बड़े बड़े, मतलब कहीं कोई जॉब पे है, कोई किसी की शादी हो गई, कोई बिजनेस कर रहा है, वो मुझे मिलते हैं। बच्चे स्कूल में जो थे वो बच्चों, उन बच्चों के साथ भी बड़ा अच्छा लगाव मतलब था मेरा। परंतु अनु जी, ऐसे बस में से बच्चों को देखना, उनसे बातें करना, ये मन में आना कि वो पढ़ लें तो अच्छी बात है, ये ठीक है, ये हर एक के मन में आता है। मुझे लगता है 80-90% लोग सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में। लेकिन घर छोड़ के, रिबेल बन के, घर वालों के सामने खड़े होकर के और ये सब काम करना, ये थॉट कैसे आया? इसके पीछे क्या बचपन में कोई कहानी या आपने मतलब कहाँ से थॉट आया कि ऐसा भी हो सकता है, लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है? मेरे साथ कभी ऐसा ये नहीं कह सकती कि बचपन से ऐसा था। साधारण बचपन बीता है मेरा, बाकी बच्चों की तरह ही, और वैसी ही परवरिश हुई है जैसे बाकी बच्चों की हुई है, साधारण बिल्कुल। घर में ऐसा कभी जिक्र भी नहीं होता था कभी। ये तो अब तो मैं अनुभव के है, और अब तो मतलब मानती हूँ कि ये सब परमात्मा ने कोई प्लानिंग थी, उनकी योजना थी। आज भी उनकी योजना है, आगे भी उन्हीं की योजना के अनुसार चलना है। लेकिन उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मान लो मेरे पास कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई और लोग भी नहीं है, और मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैंने नौकरी छोड़ के, शादी भी छोड़ के, और मैंने इस रास्ते पे जाना। कोई ऐसी योजना नहीं थी, सोचा नहीं था कि क्या होगा। बस वो बच्चे दिखते थे मुझे। रात को भी जब मैं सोती थी तो मुझे यही ख्याल आता था कि उन बच्चों की क्या गलती है, अगर वो परिस्थिति में पैदा हो गए, ऐसी घरों में पैदा हो गए, उनको क्यों नहीं अधिकार है अच्छा बचपन जीने का? बच्चे तो बच्चे होते हैं आखिर। वो बच्चे किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, उनके अंदर कैसा भाव होगा, उनके मन में क्या चल रहा होगा, वो किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। अब झुग्गियों में जाती थी, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। बहुत बार ऐसा लगा हुआ कि क्या जरूरत थी, पापा ने कहा था वापस भी आ सकती हो। कभी ऐसा हुआ कि मन किया चलो वापस चलते हैं उस दुनिया में? ऐसी घटना स्पेसिफिक आपको याद हो? जी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसे मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं वापस उसी रास्ते पे चली जाऊं या फिर यहाँ से मुड़ जाऊं मैं वापस। क्योंकि जब ये स्टार्ट किया था तो मेरी प्रेरणा वो बच्चे बने थे। ठीक है। और उन बच्चों को देख के ये स्टार्ट हुआ था, उनका ख्याल मुझे हमेशा रहता था। लेकिन कई बार उन बच्चों ने मुझे दुखी किया, उनके घर वालों ने, कि वो भीख छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो उनकी आदत का हिस्सा बन गया, और उन्होंने उस चीज को इतना अपना लिया है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, अंदर से नहीं छोड़ना चाहते हैं, और पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हैं।
वो बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, उनकी गाली देने की, हर बात पे गाली देने की आदत है, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करने की आदत है। मान लो 10 बच्चे इकट्ठा बैठे हैं तो आप 1 मिनट उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, ऐसा उनका माहौल था। और कई बार तो जैसे मैं उनको छुड़वा रही हूँ, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो मुझे ही गाली दे देते थे। हाँ, ऐसे वो वक्त होंगे जब लगा हुआ कि वापस चलते हैं। हाँ, और क्यों कर रही है मैं सब कुछ। घर वालों का ये था कि अब ये रोज आती है पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को 6-6 घंटे ये बैठ जाती है, बच्चे भीख कम मांग के लाएंगे। अब ये जाएगी तो लोगों को, बच्चों को ऐसे बोल दिया है कि भीख नहीं मांगनी। मान लो एक क्लास बंद करके जाती है, बच्चों को हम भेजें मांगने के लिए, तो उसके बाद भी इन्होंने बच्चों को ऐसे प्रेरित कर दिया है कि वो बच्चे जाएंगे नहीं। तो घर वाले ऐसे दुश्मन बन गए थे कि अब ये रोज आने लगे। हमारा काम, जो पेरेंट्स नशा करते थे, जिनका अर्निंग का सोर्स ही वो बच्चे थे, मांग के लेके आना, फिर उनको नशा करना और उनके लिए खाने की व्यवस्था उन बच्चों ने कर। माँ बाप दोनों ऐसे नशा कर रहे हैं, ऐसे भी आपने सब कुछ छीन लिया उनका। हाँ, तो वो उनके लिए तो मैं उनके दुश्मन हो गई। हाँ, मैं वही कहूँ, आपने सब कुछ छीन लिया उनका। तो वो जैसे मुझे देखते थे मुझे गाली निकालते थे, कई बार तो पत्थर उठा लेते थे। और कई बार ऐसे मुझे याद है, एक लड़की थी ज्योति नाम की, अभी बोला में उसकी शादी हो रखी है, तो वो लड़की मेरे आगे आके खड़ी होती थी। कई बार कोई पत्थर उठा रहा है तो वो कहती थी मैंने मुझे मारा। तो वहां से फिर ये होता था कि चलो सब लोग एक तरफ है, कोई तो मेरी तरफ है। हाँ, कमाल की बात है ये। एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल एक नशे में एक व्यक्ति, अभी वो नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, 2-3 साल पहले डेथ हुई है। तो वो व्यक्ति, उनका बच्चा था, पढ़ता था, सावन नाम है उस बच्चे का, और वो बच्चा उनको पहले कबाड़ भी पहनता था और भीख भी मांगता था। और वो व्यक्ति चाहता था कि ये पढ़ बेशक ले, लेकिन मेरा जो नशे का जो मेरा है रूटीन वो ना टूटे। तो उस बच्चे के अंदर ऐसी प्रेरणा आई कि दीदी मैं मांगूंगा नहीं, ना मैं कबाड़ चूँ, मैं तो पढ़ाई करूंगा। पढ़ने में होशियार था, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। माँ थी नहीं उसकी, तो उसने क्या किया, उस आदमी ने उसको मारा, बच्चे को बहुत ज्यादा। जो उसके पिता थे वो बच्चे को मारा, बहुत मारा, और इतना मारा कि उससे चला भी नहीं जा रहा, जैसे चिमटा और इन चीजों से बच्चे की। तो मैं अचानक चली गई, वो मारे थे तब, वो बच्चा उठ ही नहीं पा रहा था, फिर भी मारे जा रहे थे। तो मैंने उनका वो छीन लिया, चिमटा छीन लिया उनके हाथ में, और भी जो चीजें थी वो मैंने छीन लिया। मैंने उनको धक्का दिया ऐसे कि ऐसे बच्चे को मत मारो आप, क्या कर दिया इसने। कहता 2 दिन हो गए इसने ये मांगने नहीं जा रहा। ओहो। मैंने कहा फिर ऐसे मारोगे आप बच्चे को, मांगने नहीं जा रहा तो अच्छी बात है। बोला मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा। तो आप मानोगे नहीं, वो मेरी तरफ भी ऐसे आया कि वो मुझे भी मार दिया। वो तो झुकी थे, बाकी जो लोग थे, कोई स्पोर्ट में भी था या कोई नहीं न्यूट्रल था, वो आए, उन्होंने उसको रोका, उसको धक्का मारा, उसको बिठाया, मुझे मतलब सपोर्ट किया उन्होंने। तो वहां से भी मुझे ये हुआ कि मतलब अवेयरनेस तो आई है, थोड़ी जागरूकता तो कुछ लोग तुम्हारी तरफ है। तो वहां से फिर ये हो जाता था कि नहीं, वो गाली दे ठीक है, वो पत्थर उठाए ठीक है, कोई बात नहीं, सब सहन, लेकिन बच्चे पढ़ने चाहिए, बच्चा भीख नहीं मांगना चाहिए। सबसे बड़ा जो मन में आज भी मेरे ये रहता है कि कोई बच्चा हाथ ना फैलाए, कहीं का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो बच्चा है तो वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। परंतु कहीं इनर डीप में डर तो लगता होगा जब आप ऐसी झुग्गियों में जा रही हैं, नशेड़ी हैं, शराब पी के बैठे हुए हैं, वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जिनका आप धंधा छीन रही हैं, जिनका आप सोर्स ऑफ इनकम भी छीन रही हैं, तो डर तो लगता होगा रोज जब आप ऐसे काम के लिए निकलती थी। नो डाउट आज तो लोग अवेयर हो गए हैं थोड़े से, आज बहुत से लोग आपके साथ हैं, परंतु ये वो दौर था जब आप अकेली थी। 2015-16 में आप बिल्कुल अकेली थी। ऐसा था कि शुरुआत में मुझे लोगों ने डराया, मेरे जो सर्कल के लोग थे, घर के लोग थे, उन्होंने, उनको डर था कि झुग्गियों में चोर नशेड़ी रहते, और जिन झुग्गियों में मैं जाती थी उनका ज्यादा ही नाम आता था, सुरेंद्रनगर फाटक के एरिया का। उस समय उन्होंने डराया तो मेरे मन में भी ये हुआ पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब उन लोगों के बीच में रही, मैं उनके बीच में रही और देखा कि उनका कैसा जीवन है, क्या क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उन्होंने भी मुझे अपना दुश्मन मान रखा था। धीरे धीरे जब उनको ये लगा कि ये वैसा नहीं है जैसा
और लोग आते हैं हमारे साथ फोटो खिंचवाने, या को कोई बेनिफिट का लालच दे रहे हैं, या फिर कुछ अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वैसी नहीं है। ये अगर फोन करते हैं तो आ जाती है, कोई हमें मुसीबत आती है तो ये आ जाती है, कोई बीमार होता है तो ये आ जाती है। तो इस तरीके से उन लोगों का ना एक अपनापन हो गया मेरे साथ। वो अपनापन ऐसा हुआ कि वो फिर अपना घर का ही सदस्य मानने लगे धीरे धीरे। तो वो मेरे मन से भी वो डर खत्म हो गया। बल्कि लोग मुझे कहते थे ये लोग इतने गंदे होते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं उनको समझाती नहीं, ये बाहर हो सकता है ये ऐसे हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे लोग। अगर आप इनके साथ रहोगे तब आपको पता लगेगा आपके ये लोग कैसे हैं। और ये मैंने अनुभव किया, तब मैं बोल पाई ये बात, और वो डर भी निकाल पाई कि मतलब मुझे खतरा हो सकता है। तो ऐसा मुझे कभी दोबारा कभी ऐसा हुआ नहीं। इतने हजारों बच्चों को स्कूल भेजा आपने, ऐसे तो हर एक जर्नी बहुत खूबसूरत रही होगी। हर बच्चे का उस झुग्गी से, इनफैक्ट झुग्गी भी नहीं, उस भीख मांगने वाली दुनिया से, उस जिंदगी से स्कूल जाना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है। पर कोई ऐसा खूबसूरत मोमेंट जो आपको याद हो, जिसको सोच के आपको लगे हाँ लाइफ सक्सेसफुल हो गई? क्या होता है, अपने को छोड़ के और दूसरे के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो जब वो अनुभव आप करते हो ना कि हम अपने से पहले किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपने आप को आनंदित कर देता है, आपको सेटिस्फाई कर देता है। तो ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं मतलब है अच्छी से एक मैं बताना चाहूंगी। एक बच्चा है हमारा गुलशन, और गुलशन एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था शुरू से ही। और इधर जिंदल चौक PLA इन एरिया में वो मांगता था, भीख मांगने का काम करता था। उसकी मदर नहीं थी बचपन से ही, और उसके पापा ने दूसरी शादी कर रखी थी, तो स्टेप मदर। तो उनका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वो बच्चा भी घर जाना पसंद नहीं करता था, बिल्कुल फुटपाथ पे सोने वाली हालात थी उसकी। तो घर कभी कभी जाता था वो, उसके पापा ने कभी बुला लिया तो वो चला गया, नहीं तो वो बाहर ही जैसे रहता था। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि दीदी आप मुझे अपने पास रख लो। जैसे वो कुछ कहता कि मुझे कपड़ा चाहिए या कुछ भी स्कूल बैग चाहिए या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती, तो मुझे बोलता, और मेरी कोशिश रहती कि उसकी हर जरूरत मैं पूरा। उस बच्चे ने ना मुझे पहली बार जैसे माँ बोला, वहीं पे बात है, ये 2016 की बात है। तो उसने मुझे माँ कहना शुरू किया, बोलना शुरू किया। वो सबके सामने नहीं बोलता था माँ, क्योंकि मैं छोटी थी एज में, तो उसको लगता था कि मुझे खराब लगेगा। तो मैं जब अकेली होती, वो मैं उससे मिलती, तो वो गले आके लगता और मुझे माँ बोलता। तो मुझे बड़ा अंदर एक अलग ममता का भाव जागृत हुआ। और वो जो अनुभव था ना, वो मैं कह सकती हूँ कि उसने मुझे इतना करुणा से भर दिया कि मुझे हर बच्चा, मुझे लगने लगा कि मेरे ही बच्चे हैं। तो वो उस भाव को जब मैंने जिया है, अभी भी उस भाव के साथ मैं जीती हूँ, तो वो आनंदित है। वो वहां से मुझे मिला। ये कह सकते हैं जो हमारा छात्रावास जो बना, वो गुलशन के कारण बना। उसके पास रहने का स्थान नहीं। तो वो विचार जब आया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, या दोनों ही नहीं है, या फिर इस स्थिति में बच्चा क्या करेगा? किसी रिश्तेदार के घर पे रहेगा, और रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा वो शोषण ही करते हैं बच्चों का। ऐसी मतलब ये बातें हुई, तो फिर छात्रावास का हमने डिसाइड किया। अच्छा, अभी जो आपकी इमेज है, देखिए हम सब अपनी अपनी एक इमेज कैरी करते हैं। अभी जो आपकी इमेज है, क्या कभी आपके आड़े आती है उन सब चीजों के जो आप करना चाहती हैं? अगर अभी की बात करें तो अभी तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि वहां से कोई प्रेरणा आती है और वही धरातल पे होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आपने शुरुआत की थी तो आप झुग्गियों में जाती थी या बच्चों को पढ़ाती थी। अभी मैं देखता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपको कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। आपको लगता नहीं बैक टू लाइफ वहीं पे जहाँ से आप मुड़ के गई थी झुग्गियों की तरफ, और वापस आप वहीं आ गई हैं? अब ऐसा है कि ये सब चीजें ना जीवन का हिस्सा बन चुकी है, के बिना जीना मुश्किल है। कभी कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लगा हो कि ये मैंने गलत लिया? बिल्कुल कभी नहीं लगा ऐसा, सच बताऊं तो। और कोई डिसीजन मैंने लिया ही नहीं, सच में। मैंने कोई अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लिया। मुझे नहीं पता सबके साथ क्या होता है, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मेरा हर डिसीजन उन्होंने लिया, और उनके डिसीजन का मैंने मतलब इस तरीके से पालन किया है, करवाया भी उन्होंने। ये पालन करने योग्य भी नहीं है, पालन भी उन्होंने करवाया है, उस काबिल भी उन्होंने बनाया है। तो हर क्षण, हर श्वास उनको समर्पित।
सामाजिक कौन से बदलाव की तरफ अब आप अग्रसर हैं? आपको लगता है कि अब कौन सा बदलाव आप जिसकी तरफ चल रही हैं आगे? इन्हीं बच्चों को, समाज की बागडोर इन बच्चों के हाथ में, ये समाज का निर्माण है। आने वाला समाज, आने वाला राष्ट्र, आने वाला समय इन बच्चों का, हम ये चाहते हैं और इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अभी तो हिसार और आसपास के का एरिया हमने कवर किया, अब तो अभी हरियाणा का पूरा क्षेत्र है जहाँ पे हमने काम करना है। उसके बाद जहाँ भी ऐसा कहीं हमें पता लगता है कि ऐसा कोई तबका है जो आज भी शिक्षा से वंचित है, आज भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस तरफ हमने मुड़ना है, आगे चलना है। और अब बहुत बड़ा एक अनुभव हमारे साथ में, बहुत 10-11 साल का अनुभव हमारे साथ है, तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा ऐसी कठिनाइयां भी नहीं आएंगी, और आएंगी तो उनका अनुभव है, हम कैसे उनको देखना है सब चीजें। सबसे बड़ी सपोर्ट क्या रही जो इतना लंबा सफर तय किया आपने? शुरुआत में आप अकेली थी, उसके बाद कुछ कुछ लोग जुड़ते गए, परंतु कौन सी आपको लगता है कि वो सपोर्ट शुरू से लेकर और आज तक आपके साथ है, जो जिसने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेली हैं? व्यक्तित्व जिनका नाम मैं बड़े आदर के साथ हमेशा लेती हूँ, और मैं अपना मार्गदर्शक और अपना गुरु भी मानती हूँ उनको, सुरेश पूनिया जी, जो बिल्कुल संस्था की शुरुआत में, जब 2014 की बात है, 13-14 में जब हम श्रीनगर फाटक में बच्चों को पढ़ाते थे, तो वो किसी के माध्यम से जुड़े थे संस्था से। और जिस टाइम वो जुड़े थे तो मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई ऐसा मुझे भी नहीं पता था कि अभियान को कहाँ लेके जाना है। उनका जो नजरिया था, उसके बाद उन्होंने जिस नजरिए से और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की इस अभियान की, तो मैं मेरा अंदर से हमेशा मुझे ये आता है कि अगर वो नहीं होते साथ, उनका सपोर्ट नहीं होता, तो हो सकता है यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। उनका इतना, उन्होंने अपना 100% उन्होंने, मतलब तन मन धन से कह सकते हैं कि उन्होंने इस अभियान को अपना दिया। जितना समय उनके पास होता है वो अपना समय देते हैं। फाइनेंस की बात करें तो शुरू में उनके आने के जस्ट बाद एक नियम बनाया था कि हम इसको एक संस्था रजिस्टर्ड करवाएंगे, उन्होंने ही करवाई थी। नियम बनाएंगे कि हमारी संस्था उन बच्चों के लिए काम कर रही है जो भीख मांग, तो हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे संस्था को चलाने के लिए। अगर हमारा सामर्थ्य है हम 10 बच्चों को पढ़ा सके तो हम 10 बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन किसी के साथ जाके हम लोग ऐसे बाकी जो लोग करते हैं वैसा हम नहीं करते। तो वो नियम आज तक है, और हमें कभी ऐसा, परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि कभी ऐसा मौका भी नहीं आया, कभी ऐसा परिस्थिति भी नहीं आई कि जाके किसी के सामने हमें बोलना। और उनका जो सपोर्ट मिला, उसके बाद बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, बहुत मतलब अभियान ने ग्रो किया, और आज भी और आगे भी उनका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। अनु जी, इतनी साफ छवि आपकी, इतने लोग आपको जानते हैं, पूरा हिसार जानता है कि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, मैं मान नहीं सकता कभी आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अप्रोच ना किया हो। ऐसा होता ही है, जब भी हम समाज के सेवा के लिए निकलते हैं तो लोगों के मन में ये हमेशा आता है कि अगर ये समाज सेवा कर रही है या कर रहा है तो उसको राजनीति में आए, ये धारणा बनी हुई। तो ये जब 2016-17 में 15 में उस समय बहुत लोग आए थे, आज भी आते हैं कि आप इस पार्टी से जुड़ जाइए, आपको ये पद दे देंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको ऐसा होगा। तो हमारी तरफ से एक ही जवाब रहता है कि हमारा जो मूल जो उद्देश्य है और जो हमारा लक्ष्य है वो इन बच्चों के उत्थान के लिए, इन झुग्गी वालों के उत्थान के लिए, इसके अलावा हमने कहीं और इधर उधर देखना ही। तो पॉलिटिकली अप्रोच बहुत जगह से आया है, लगभग सभी पार्टियों से आया है, लेकिन हमारी तरफ से उनको यही रहता है कि आप साथ जुड़िए, सहयोग कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन हमारा मुख्य जो ध्येय जो है वो इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, इसके अलावा। बहुत ही प्योर सोल है आप, और ईश्वर आपको ऐसे ही मार्गदर्शन देता रहे। आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएं और बहुत सारे बच्चों को उनके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएं।
यदि आप भी उनमें से हैं जिनका मन करता है कि आप भी इस अभियान से जुड़ें, या आप भी उनमें से हैं जो बच्चों को देखते हैं भीख मांगते हुए, बच्चों को देखते हैं रोड साइड के ऊपर गुब्बारे बेचते हुए, और आपका मन करता है कि वो बच्चे स्कूल जाएं, तो अब आपको झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। झंडा अनुज ने उठाया हुआ है, आपको सिर्फ इस अभियान से जुड़ना है। आप भीख नहीं किताब दो सर्च कर सकते हैं गूगल पर, या आप फोन कर सकते हैं अनुज जी को डायरेक्टली। नंबर है 8222070077। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े अनकंडीशनल बाय आनंद। थैंक यू।